उत्तर प्रदेश के 100 विंडो माने जाने गौतम बुद्ध नगर में किसानों की समस्या लगातार चली आ रही है। सरकारें बदलती रही हैं लेकिन किसानों की समस्या लगातार यहाँ पर जस की तस रही हैं। यहाँ पर भट्टा पारसौल और घोड़ी बछेड़ा जैसे खूनी आंदोलन भी हुए। हाल ही में यहाँ पर किसानों ने भूमि अधिग्रहण 2013 संशोधन कानून को लागू कराने और 10% भूखंड की मांगों को लेकर आंदोलन किया था। हमारे साथ मौजूद हैं किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची, जो कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के सचिव भी हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। शौकत भाई, ये बताइए, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का 100 विंडो माना जाता है। यहाँ पर किसानों की जो समस्या हैं वो लगातार चली आ रही हैं। पिछली कई सरकारें बदली हैं। यहाँ पर जो भट्टा पारसौल का है वो भी कांड हुआ, घोड़ी बछड़ा वाला कांड हुआ। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई गई, कई किसानों को मौत भी हुई। सरकारें बदली लेकिन किसानों की जो समस्या है वो लगातार चली आ रही है। और हाल ही में यहाँ पर आंदोलन हुआ है जिसमें करीब 12 किसान संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन शुरू किया और उसमें कुछ किसानों की गिरफ्तारियां भी हुई। क्या कहना है, किस नजरिए से देखते हैं? बड़ा गंभीर विषय है कि देश गुलामी में रहा तब भी और देश आज़ाद होने के बाद भी इन सरकारों में किसान बेचारा बनकर ही रहा है, क्योंकि किसान अपने आप को एक ऐसा महसूस करता है कि शायद हम आज़ाद नहीं हुए हैं, खासकर इस बीजेपी सरकार में। आपने जिक्र किया है गौतम बुद्ध नगर का, किसानों के संगठनों को। यहाँ तो आए दिन धरने प्रदर्शन आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन आपने जो है भट्टा पारसौल का जो जिक्र किया, चाहे घोड़ी बछेड़ा वाला मामला था आबादी को लेकर के। भट्टा पारसौल वाला जो मामला था वो था कि कृषि कानून को लेकर के। मैं धन्यवाद करता हूँ, उस समय पे कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और बीएसपी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये कानून बनाया, जो लाभकारी कानून था, किसानों के हक में था पूरी तरीका से। और ये जो अब 12 संगठनों ने संयुक्त तो मोर्चा बना करके ये मांग जो उठाई है, उसमें हाई कोर्ट का मामला 10% का वो आदेश कर दिया था हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 64% मुआवजे का आदेश कर दिया था। और 2013 के कानून, ये 3 मांगें उनकी थीं। इन्हीं मांगों को लेकर के किसान यहाँ धरना दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन यहाँ 4 अथॉरिटियाँ हैं और 4 अथॉरिटियाँ सरकार से मिलकर के किसानों का खून चूसने का काम कर रही हैं, और यहाँ बिल्डरों को ही संरक्षण मिल रहा है, उन्हीं को लाभ दिया जा रहा है। तो किसानों की सभी जायज़ मांगें थी, और बीजेपी सरकार में तो मैं यही कहूँगा कि जायज़ हक मांगना या अधिकार हक मांगना अपना, या संवैधानिक तौर पे अपनी मांग रखना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ये बताइए, 26 दिसंबर को आंदोलन शुरू हुआ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बड़े पैमाने पर किसान जमा हुए। उसके बाद यमुना प्राधिकरण पर आए, फिर संसद कूच का नारा दे दिया। इसमें करीब 12 किसान संगठन थे, जिसमें देश के एक बड़े किसान नेता का किसान संगठन भी शामिल था। नोएडा गए, संसद कूच की तैयारी हुई, लेकिन सरकार ने आनन फानन में नोएडा से भारी संख्या में किसानों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर किसानों को छोड़ा। इसी बीच देश के एक बड़े किसान नेता के सुर अचानक बदल गए। कहां संसद की दहाड़ थी, कहां बड़े किसान नेता कहते हुए नजर आए कि शांतिपूर्वक आंदोलन करो, और कई किसान नेताओं को फिर गिरफ्तार कर लिया। क्या इन तमाम बातों से जो किसान आंदोलन है वो दम नहीं तोड़ गया है? देखिए, वो 25 तारीख में उसकी शुरुआत हुई थी, और जब यूपी सरकार नहीं सुन रही
और ये चारों प्राधिकरण नहीं सुन रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोटे तौर पर कि भाई जब माँ बाप ना सुने तो फिर बेटा जो है यानी पोता दादा के पास जाता है। तो केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है वो पूरी देश की सरकार है, उसमें सत्र चल रहा था, सभी पार्टियां उसमें मौजूद थी कि भाई ये अगर नहीं सुन रहे तो हमको उनको सुनाने जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि आंदोलन धरना प्रदर्शन करना अपनी मांग मानना ये सभी का अधिकार है और जो जायज मांगे थी मैंने इसमें बताया गया। आपने जिक्र किया कि बड़े नेता का, अब ये बड़े नेता का तो सिस्टम ये है कि जब वो सभी मिलकर एक साथ में थे और उसमें एक अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, जब एक साथ में थे तो फिर उन्होंने क्यों छोड़ा, ये तो या तो टिकैत साहब बताएं या टिकैत साहब के जो गौतम बुद्ध नगर में पदाधिकारी हैं वो बताएं। इस चीज में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि किसानों के साथ में जो ये ज्यादती की गई है प्राधिकरण द्वारा या सरकार द्वारा, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें किसानों का अपमान किया गया है। कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब 2014 का सॉरी 24 का चुनाव था, उससे पहले तो 4 महीने किसान बैठे थे, तब तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब जो किसान बैठे कि 25 तारीख से और 2 तारीख में और फिर 4 तारीख में, यानी एक हफ्ते के भीतर भीतर ही गिरफ्तारी क्यों कर ली गई, ये एक विचार का विषय है। आखिर इसमें कहाँ पेच फंसा हुआ है। तो बड़े संगठन या बड़े नेता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि इसमें जो है किसानों के साथ में जेल में भेजना और उनके आंदोलन को तोड़ना, ये उनके अधिकारों का हनन है, संविधान का अपमान है। और इसमें अगर मैं ये कहूँ, जैसे आपने कहा कि आंदोलन आंदोलन टूटा नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया होती है कि नेता जेल जाते हैं फिर धरना देते हैं, और जब तक नेता जेल नहीं जाएंगे तो वो बड़े नेता नहीं बनेंगे। अब ये टिकैत साहब भी तो कितनी बार जेल गए होंगे। और अगर बाकी ये जो है, मैं माननीय सोरेन प्रधान जी की बात करूं या ये रूपेश वर्मा या सुनील फौजी या सुखबीर खलीफा, तो इन्होंने शुरुआत इसकी की थी और वो जेल चले गए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अपराध में नहीं गए, वो तो तानाशाही रवैये से उनको जेल भेज दिया गया। और ये कोई लॉजिक नहीं बनता, मैं यही कहूँगा। यानी जो सरकार की जो दमनकारी नीति है, उसमें किसानों का मनोबल नहीं टूट रहा है और आपको लग रहा है कि ये जो आंदोलन है फिर जोर शोर से उठेगा? देखिए, आंदोलन तो चलते ही रहते हैं, आंदोलन कभी टूटते नहीं है। चाहे देश गुलामी में रहा हो या आज़ाद हुआ, देश के अंदर सभी मांगें अपनी उठाते रहते हैं। केवल किसान की बात नहीं, चाहे मैं बिहार में अब छात्रों की बात करूं या यूपी में छात्रों की बात हुई थी, देश के अन्य अन्य कोने में राज्यों में देख लो, बराबर आंदोलन चलते रहते हैं। चाहे उसमें व्यापारी वर्ग हो, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, सबके आंदोलन चलते रहते हैं। तो किसानों का आंदोलन तो देश के कोने कोने में चलता है। किसान नेता जेल में जाते हैं और फिर वापसी आ जाते हैं, फिर कोई रणनीति तैयार करते हैं, फिर वो धरने पर बैठ जाते हैं। अब आपने कहा कि भाई ये तो धरना तो जेवर एयरपोर्ट पे के अंदर जो गांव आ रहे हैं, जिसमें 9 गांवों को विस्थापन करने की बात कही गई है, तो उसमें भी धरना चल रहा है। अभी आप जेवर की बात करें और किसान विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन भी कर रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए मुआवजा बढ़ाने की भी घोषणा की है। अब जो मुआवजा है 4300 कुछ रुपए के करीब होगा। तो क्या इससे किसान खुश नहीं है? ये आपकी गोदी मीडिया वाली बात है। आप मुझे एक बात बताइए कि योगी जी को 7 साल से ज़्यादा हो गए। 2013 का जो कानून था उसमें ये प्रावधान था कि हर साल जो है महंगाई के हिसाब से किसानों के मुआवजे का रेट बढ़ेगा। योगी जी ने अभी तक मुआवजे का रेट भी नहीं बढ़ाया। अब जो जेवर एयरपोर्ट के अंदर वो किसान जो अपना धरना दे रहे हैं,
उनको जो है 43 वर्ग मीटर का मुआवजा देकर उनको तो अपमानित किया जा रहा है। अगर उस 2013 वाले कानून को अगर लेकर चलते हैं तो 10,000 वर्ग मीटर के हिसाब बनता है उनका। दूसरी चीज़ है कि गौतम बुद्ध नगर के जहाँ जहाँ अथॉरिटियाँ अपना काम कर रही हैं और जो ज़मीनों को एक्वायर कर रही हैं, वहाँ भूमाफिया जो है 25,000 रुपये गज के हिसाब से, 30,000 रुपये गज के हिसाब से, 20,000 रुपये गज के हिसाब से, कहीं कहीं 40,000 रुपये गज के हिसाब से प्लॉटिंग काट रहे हैं। जबकि अथॉरिटियाँ हर हफ्ते में 15 दिना में एक प्रेस रिलीज करती है कि भाई इसमें भाग नहीं ले में, और भूमाफिया से प्लॉट नहीं खरीदें, वो इलीगल है, इधर उधर की बात करते रहते हैं। तो इनको दिखाई कैसे नहीं देता? तो सीधी सी बात ये है इसमें कि भाई भूमाफियाओं को आगाह कर रहे हैं कि अपने बचाव के लिए भाई हम तो प्रेस रिलीज कर देते हैं, और कहीं कहीं जो भी इनको पत्ती नहीं मिलती है तो उनके जा कर के उसको जो वो कॉलोनी काट रहे हैं, कच्ची कॉलोनी, उन्होंने जा कर के तोड़ देते हैं। और जब इनको पत्ती मिलती रहती है प्राधिकरण की अथॉरिटी के अधिकारियों को, तो उनको नहीं तोड़ते। अब सबसे गंभीर विषय ये है कि जब 2013 के कानून के हिसाब से 10,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों का मुआवजा बनता है, और उनको 4300 के हिसाब से जो है घोषणा की जा रही है योगी जी द्वारा। और हमारे विधायक जी भी जो है वाहवाही लूट रहे हैं इस मामले में। और जो भूमाफिया यहाँ प्लॉट काट रहे हैं, जहाँ दिखाई देता है कि भाई यहाँ जो है जमीन एक्वायर होगी, वहीं जा करके वो अपना पंजा जमा देते हैं और लोगों को खून चूस रहे हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों? इनको कैसे नहीं दिखाई देते? जब किसान अपनी जायज मांग मांग रहा है तो वो अपराधी हो जाता है, उसे उठा करके जेल में डाल देते हैं। लेकिन भूमाफिया पे कोई शिकंजा नहीं कसते। शिकंजा भी उस भूमाफिया पे कसेंगे कि जो कॉलोनी काटा, जो इनको पत्ती नहीं देता। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को विचार करने की और सोचने समझने की जरूरत है। देश के अन्नदाता किसान की बात आती है तो किसान जाड़े में पाले में रात दिन एक करके फसल को तैयार करता है, लेकिन ऐन वक्त पर या तो कुदरत की नजर टेढ़ी हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आंधी बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर किसी वजह से फसल भी ठीक हो गई तो उसको उसका वाजिब हक यानी उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम परिस्थितियों में किसान जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो खून के आंसू रोता है या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। जबकि जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो किसान की आय दुगना करने का दावा कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो हमारे माननीय मोदी जी ने ही लव लेटर भेजा था कि भाई जो किसानों की मांग है वो जायज़ है, यानी C2+50 के अनुसार उनको जो है उनके माल की कीमत दी जाए। अब आपने जिक्र किया है खनौरी बॉर्डर का, मैं आपका समझ गया सवाल। खनौरी बॉर्डर पे जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लगभग 40 रोज के करीब उनको हो गया। और 4 तारीख में उन्होंने एक कॉल दी थी कि भाई 4 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। तो वहाँ लाखों किसान वहाँ एकत्रित हुए, लेकिन गोदी मीडिया ने उनको कवर नहीं किया। केवल एक चैनल पे देखा था मैंने, उसमें थोड़ा सा केवल वो दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ बीजेपी सरकार में भावनात्मक मुद्दों पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि ताकि लोगों में आपस में नफरत फैले और जाति धर्म द्वेष भावना फैले। इस हिसाब से इनकी प्रक्रिया है। अब रहा सवाल उस चीज़ का कि आपने जो जिक्र किया है, तो ये जिक्र बड़ा मतलब गंभीर है। सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि मैं चला जाता हूँ 1976-75 के आसपास में। उस टाइम पे लगभग 1.5 रुपये लीटर जो है डीजल पेट्रोल था, और लगभग 1.5 रुपये किलो के हिसाब से, या गेहूं की बात करें या धान मटर जौ कुछ इस तरीका की फसलें थी। धान बहुत कम थी उस टाइम पे, लेकिन जौ मटर और ये गेहूं की फसल उस टाइम पे आ गई थी, तो 1.5 रुपये के आसपास में वो था। आज डीजल पेट्रोल 100 के आसपास है। लेकिन गेहूं जो है, गेहूं की जैसे इस टाइम पर फसल है, तो वो लगभग 24 रुपये 25 पैसे है। तो किसान के माल की कीमत तो बढ़ी, यानी उसकी एमएसपी आई लगभग 19% या 20% बढ़ी है, या हम मान कर चल रहे हैं 22% बढ़ी है। लेकिन डीजल पेट्रोल कहाँ गया?
डीजल पेट्रोल तो 100 गुना बढ़ गया। अब सवाल ये भी है कि जो पहले सरकारी मुलाजिम थे उनकी 5 रुपए 4 रुपए पर मंथ की सैलरी थी, आज वही मुलाजिम जो उस पोस्ट पे था, आज उसे महंगाई भत्ता मिलने के अनुसार उसकी सैलरी जो है लगा करके 40,000 रुपए से 70,000 रुपए तक है। तो किसान अगर आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसान के पास में केवल यही तो एक फॉर्मूला है कि वो 6 महीने तक अपनी लागत कर्ज से, पानी से, जाड़े में, गर्मी में, धूप में लगाता रहता है, आस करता है, देश की आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधों पर संभाले हुए है, अपने बेटों को तैयार करता है और वो देश की सीमाओं पर रक्षा के लिए बलि देने के लिए वहाँ अपने बेटों को भेजता है। तो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले में 70% से ज़्यादा किसानों के बेटे अपने प्राणों की आहुति देती हैं। देश के अंदर देश की जीडीपी को, आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधों पर संभाले हुए देश के अंदर हैं। लेकिन किसानों को जो है अपराधी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। यही कारण है कि किसान के माल की उचित कीमत नहीं मिलती, उसकी लागत दुगनी हो गई है। और वादा किया था, आपने जिक्र किया कि भाई मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 में। तो किसानों की आय तो आधी हो गई लेकिन लागत दुगनी हो गई। इसी वजह से हर साल लगभग 12,000 के करीब देश में किसान आत्महत्या करता है और बेरोजगार युवा लगभग 10,000 के करीब जो है आत्महत्या कर रहा है, जिसका आंकड़ा केंद्र सरकार ने छुपा लिया है। बात एमएसपी गारंटी कानून की आई है। इसमें सरकार कुछ फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून दे रही है, लेकिन किसान की मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए। और एक बुजुर्ग किसान नेता बॉर्डर पर आमरण अनशन के लिए बैठे इस मांग को लेकर। और क्या आप मानते हैं जो भाजपा सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, उन्होंने एक सुगुफा छोड़ दिया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उससे एक तरह से भूचाल मचा हुआ राजनीति में। क्या आप इसको मानते हैं कि ये एक जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे एमएसपी गारंटी कानून नेशनल लेवल का मामला हो, तो ये एक डाइवर्ट करने की कोशिश की है? बहुत अच्छा आपका सवाल है, इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया है कि ये भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं, अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं की अगर एमएसपी हो जाती है तो लगभग 40 रुपए किलो गेहूं बाजार में बेचा जा। वैसे कायदे में अगर उस हिसाब को 1976 के हिसाब पे जा तो आज जो है 70 रुपए किलो होना चाहिए गेहूं का रेट किसान के माल का। तो 24 रुपए किलो के आसपास में जो है एमएसपी है। एमएसपी भी कितनी खरीदती है सरकार? मात्र 14-15% के आसपास में। बाकी को व्यापारी खरीद रहा है। अब जो व्यापारी खरीद रहा है तो उस माल में लगभग 17, 18, 19 या 20 रुपए तक खरीद लेता है। 4-5 रुपए का तो किसान का यहाँ नुकसान हो रहा है। अगर एमएसपी पे सभी फसलें, लगभग देश के अंदर 85 के करीब ऐसी मुख्य फसलें हैं जिनको किसान अलग अलग प्रदेशों में उगा रहा है और लगभग 125 के आसपास में टोटल फसलें होती हैं। सभी फसलों पर अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है तो उसमें किसानों का भी लाभ होगा और आम जनता का भी लाभ होगा। फिर मैं गेहूं पे ही आ जाता हूं। गेहूं का अगर 40 रुपए किलो हो जाता है तो 42 रुपए से ज्यादा व्यापारी भी नहीं बेच पाएगा। वो खर्चा वर्चा काट पीट करके उसका प्रॉफिट भी उसमें आ जाएगा। और हर आदमी समझता है, जैसे आपका माइक है, माइक का प्रिंट लग करके आप कहीं भी खरीद लो, प्रिंट से ऊपर के जो है दुकानदार नहीं बेच सकता। उस पर कानून है, कानून के दायरे में आकर के उसको सजा हो जाएगी। तो देश के अंदर गेहूं का आटा जो है 80 रुपए 75 रुपए किलो बेचा जा रहा है। तो ये 50 रुपए का जो प्रॉफिट है इसको कौन खा रहा है? सरकार और व्यापारी मिलकर के खा रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि इस वजह से जो है सरकार ये चीज नहीं कहने दे। आपने जिक्र किया है अंबेडकर अंबेडकर, ये जो है क्या है, मुद्दों को भटकाने के लिए एक फॉर्मूला चलाए जाते हैं। ये एक टेस्ट है, क्योंकि बीजेपी ने 2024 में बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि भाई 400 सीट हमें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। जो अन्नदाता सड़कों पर है या भूख हड़ताल कर रहा है या देश के अलग अलग लोग जो है अपना आंदोलन करते हैं, वो संवैधानिक अधिकार उनको मिला हुआ, इस वजह से वो अपनी मांग उठाते हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर मांग उठाने का अधिकार नहीं रहेगा, फिर एक राजशाही तंत्र आ जाएगा। वही मामला है। अब सवाल सबसे बड़ा गंभीर ये भी है कि बाबा साहब को देश की लगभग 25% जनता भगवान के रूप में देखती है। तो उनका अपमान किया, बाबा साहब का तो अपमान किया,
संविधान का भी अपमान किया, लेकिन जो भारत की 50% जनता है उनका भी अपमान किया माननीय हमारे अमित शाह जी ने संसद में ये बयान दे करके। अब सबसे गंभीर बात ये भी है कि जो लगभग SC ST के 131 के करीब सांसद हैं, उनको भी जरूर देखना चाहिए कि जो जाति और धर्म के नाम पर अपने नेता बनते हैं और उन जातियों करते हैं कि भाई मैं उस जाति का हूं और मेरी इतनी वोट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि उनको भी देख लेना चाहिए कि भाई ये अपमान किसका हुआ है और क्यों हुआ है। क्योंकि संविधान जब नहीं रहेगा तो फिर कोई अधिकार भी नहीं मांग सकता और सड़कों पे भी नहीं जा सकता और उसकी गिनती कहीं नहीं आएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि बाबा साहब का अपमान यानी हमारे पूर्वजों का अपमान, हमारे संविधान का अपमान और देश की जनता का अपमान, क्योंकि देश की 142 करोड़ जनता को संविधान ही अधिकार देता है। आखिरी बात, उत्तर प्रदेश के किसानों की भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2013, 10% भूखंड, बैकलीज और दूसरी तमाम मांगें, और दूसरी ओर MSP गारंटी कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की क्या कुछ खास ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिससे ये आंदोलन सफल हो और सरकार झुके और किसानों की सभी मांगें मानी जाए? क्या अपील करना चाहेंगे देश के अन्नदाता किसान से? देखिए, मैं सभी देशवासियों को यही मैं अपील करूंगा कि एकता, जागरूकता, मानवता और भाईचारा ही तरक्की का रास्ता है। झूठ, गुमराह, नफरत, बर्बादी केवल बर्बादी का रास्ता है। क्योंकि मैं अगर ये कहूं कि ये 11 संगठन जो थे, इन 11 में से इसमें रह गए हमारे माननीय सोरेन प्रधान जी, रूपेश वर्मा और सुखबीर खलीफा जी रह गए। बाकी जो है वो दूसरी तरफ यानी दो ग्रुपों में आ गए। वो ग्रुप एक अलग विषय है, विचारधारा है। लेकिन जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होएगी, गांधीवादी तरीका से हमें जो अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, और संविधान किसी के हक अधिकार को नहीं मारता। क्योंकि जब तक हम आपस में बटे हुए रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या वो किसान संगठन हो या आम जनता हो। मैं इसमें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूंगा कि बहुत सारे संगठन आपने देखे होंगे और 13 महीने कृषि बिल के खिलाफ भी जो आंदोलन चला था, उसमें 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। लेकिन ड्राइवरों का एक कानून आया था और उन ड्राइवरों के लिए वो बहुत खतरनाक कानून लगा। उन्होंने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया और कहीं कोई ट्रेजरी किसी तरीका का, कोई सरकार का न आम जनता का नुकसान नहीं हुआ और 3 दिनों में केंद्र सरकार ने उस बिल को वापसी ले लिया। इसको कहते हैं एकता। तो एकता में बहुत बड़ी ताकत है। जाति और धर्म द्वेष भावना से अलग हट करके, ये मंदिर मस्जिद के झगड़ों से दूर हट करके अपने अधिकारों को समझने की जरूरत है। क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दे केवल हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे असल अधिकार है। मैं देश की जनता से फिर दोबारा से मैं यही अपील करूंगा कि हमें बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि जाति धर्म विशेष पर। विजन लाइव न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं आपसे एक अपील और करता हूं, क्योंकि आप जो है किसान, गरीब, मजदूर सभी देशवासियों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। जो सत्ता में बैठे हमारे सम्मानित साथी हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे देशवासी हैं, इन मुद्दों को कम से कम आप उनसे भी सवाल करें। क्योंकि वोट तो सभी देते हैं, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि आखिर जब संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, अन्नदाता मांग रहा है या कोई और जा रहा है, तो उनका दमन आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उद्योगपति किसी के सगे नहीं होते। उद्योगपति आपको वोट नहीं देते, वो नोट देते हैं और नोट से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जनता फिर पलटी मार जाएगी, तो फिर आप बैठे रह जाएंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सत्ता में बैठे हमारे जितने भी बड़े बड़े नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट देते हैं, उनसे ये सवाल जरूर करा जाए कि भाई जनता का आपको ध्यान रखना चाहिए। संख्या बल ना देखें कि भाई यहाँ 50 लोग बैठे हैं या 1000 लोग बैठे हैं। क्योंकि ये एक अलग विषय होता है कि उनकी मांग आखिर कहाँ तक ठीक है,
या कहां तक गलत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थे किसान नेता चौधरी शौकत अली चेची। इनका यह साफ मानना है कि किसानों का मुद्दा, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन कानून 2013 का हो, बैकलीज का हो, अतिरिक्त मुआवजे का हो, या 10% भूखंड का हो, या एमएसपी गारंटी कानून का हो, इन तमाम मांगों को लेकर किसान सरकार की तानाशाही दमनकारी नीति के सामने कतई भी झुकने वाला नहीं है। इनका साफ कहना है कि किसान संगठन आपसी वैचारिक मतभेद बुलाकर एकजुट हों और एक आंदोलन की रणनीति तैयार करके डटकर मुकाबला करें। निश्चित सरकार झुकेगी और किसानों की सभी मांगें मानी जाएंगी।